अच्छा, हम बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अब रिस्पायरेशन में हमने स्टार्ट किया था। रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस को कर लिया था, अब और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को भी कर लिया था। अब क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्रैब साइकिल को सबसे पहले देखते हैं। इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। एक तो क्रैब साइकिल नाम क्यों रखा है, इनके जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनका नाम क्रैब था, तो ये वाला नाम इसलिए पड़ा। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो सिट्रिक एसिड है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका तीसरा नाम है, वो इसलिए है कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो COOH, ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है। और जो सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट है उसमें ये 3 ग्रुप ये वाले मौजूद होते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया। तो तीनों नाम की जो बेसिस है वो ये है। अच्छा, अब ये साइकिल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसिटाइल को ए हमें लास्ट जो रिएक्शन में मिला, जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में एसिटाइल को ए मिला, इसको ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड था, इसको ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलाते हैं सबसे पहले। और इस रिएक्शन में जो एसिटाइल के साथ जो को ए है ये इसको सिर्फ छोड़ने आता है, और जो रिएक्शन में ऐड हो जाएगा को ए वापस चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। पहला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ। जब इसके रिजल्ट में ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड, इसके रिजल्ट में 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें सिट्रिक एसिड के आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमराइजेशन एक्चुअली क्या है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसके पास सिट्रिक एसिड के पास भी 6 कार्बन थे, तो आइसोसिट्रेट के पास भी 6 कार्बन होंगे, कुछ चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या, कि ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन होगी, आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे होगी कि NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन आइसोसिट्रेट से निकला, किसी भी चीज़ से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई एक चीज़ है इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये भी ऑक्सीडेशन होगा, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तब भी ऑक्सीडेशन होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब भी ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो 2 चीज़ें इसमें हो रही हैं। अब 6 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो 5 कार्बन बच जाएंगे, और जो 5 कार्बन वाला नया कंपाउंड जो बनेगा वो होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट का ये फार्मूला है C5H6O5। ये फार्मूला आप ज़हन में रखें, अभी आगे चलते जाते हैं तो इसको कंपेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2-3 चीज़ें हो रही हैं। क्या, एक तो दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कैसे कि NAD जो है NADH में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। 2 चीज़ें तो वही हैं जो पिछले रिएक्शन में हुई। एक चीज़ एडिशनल ये हो रही है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो रहा है। यहाँ पहला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ था, अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। ये हो गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ ये हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ से, उसमें से जो एनर्जी वो देते हुए जा रहे हैं, उस एनर्जी से जो GDP है, GDP को हम GTP में कन्वर्ट करते हैं, और GTP फिर फर्दर ADP को ATP में कन्वर्ट करता है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमें एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो एक्चुअली रिस्पायरेशन से हमें चाहिए, वो हमें ऐसे ATP मिलेगा। इनडायरेक्टली थोड़ा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं वो GDP एनर्जी यूज़ करके अपना फॉस्फेट अटैच कर रहा है, GTP में कन्वर्ट हो रहा है। फिर GTP वाली एनर्जी ADP को दे रहा है, ADP फॉस्फेट अटैच करके ATP बना रहा है, और फाइनली ATP ऐसे हमें मिल रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें कि ATP का पहला मॉलिक्यूल यहाँ मिला है, एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 कार्बन निकला है एक, तो यहाँ 5 से अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो अगले मॉलिक्यूल में 4 होने चाहिए, तो ये 4 ही मौजूद हैं। अब हाइड्रोजन का कंपेयर करें तो हाइड्रोजन जो है यहाँ 6 हैं और यहाँ भी 6 हैं। तो अगर आप कहें कि यहाँ पर हमारे पास NADH निकला है, तो NADH निकला है मगर इसके साथ वाटर भी ऐड हो गया है, तो वो हाइड्रोजन ऐसे बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया H6, और यहाँ O5 है, यहाँ पर O4 है। 1 ऑक्सीजन कम हुआ है। अब 1 ऑक्सीजन क्यों कम हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ऑक्सीजन निकले इसके साथ, मगर वाटर जब ऐड हुआ H2O, ये 1 ही ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसलिए 1 ऑक्सीजन कम हो गया। तो C4H6O4 अगला जो मॉलिक्यूल बनेगा इसको हम कहेंगे सक्सीनेट। ठीक है, अब सक्सीनेट से आगे क्या होगा, आपको कार्बन चेंज नहीं होगा, मतलब कार्बन नहीं निकलेगा। अब क्या होगा, आगे सारे 4 मॉलिक्यूल वाले ही रहेंगे।
सक्सीनेट से भी क्या करेगा, NADH जो है अब नहीं आ रहा है यहाँ पर, NAD जो है FAD को भेज रहा है, FAD आ गया, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वही क्या हुआ इसकी सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होगी और इससे हमारे पास जो मॉलिक्यूल अगला बनेगा वो बनेगा फ्यूमारेट। कार्बन नंबर अब चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अब फ्यूमारेट में अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला है C4H4O4, तो C4 तो सेम है, O4 भी सेम है, सिर्फ हाइड्रोजन चेंज आ रहा है। हाइड्रोजन क्यों चेंज आ रहा है, 2 कम हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इसने अपने FAD को दे दिया, FADH2 में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 2 हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो थर्ड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ और इसमें NADH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दोबारा फ्यूमारेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब कार्बन का तो स्टिल कोई चेंज नहीं है, तो फ्यूमारेट कन्वर्ट हो रहा है मेलेट में, ठीक है, और मेलेट से दोबारा बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट और ये साइकिल फिर चलता रहेगा ऐसे। अब एट दी एंड हमें क्या इससे रिजल्ट मिला, 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुए। कहाँ कहाँ, पहले यहाँ पर यूज़ हुआ, दूसरा ये यूज़ हुआ और थर्ड ये यूज़ हुआ। उसके बाद 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए, एक ये हो रही थी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक यहाँ पर हुई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए, 3 NADH बने, 3 एक यहाँ बना ये वाला, दूसरा यहाँ बना और थर्ड NADH ये बना, तो 3 NADH बने, एक FADH2 बना, FADH2 ये वाला FADH2 बना और एक ATP बना ये वाला। तो ये इसके एंड रिजल्ट्स हैं जो कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्रैब साइकिल थोड़ा सा ये वाले डायग्राम से देख लेते हैं। वही चीज़ें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाला कंपाउंड था, एसिटाइल को ए आया, 2 कार्बन वाला था, को इसको सिर्फ छोड़ने आया था, को वापस चला गया, सिट्रेट बन गया, सिट्रेट 6 कार्बन वाला है और सिट्रेट में से दोबारा यहाँ पर क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। इन्होंने आइसोमराइजेशन वाला स्टेप नहीं शो किया हुआ, डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन शो किया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NADH में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया, दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, NADH बना और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो रहा था और सक्सिनाइल कोए बन गया। फिर यहाँ पर सक्सिनाइल कोए थोड़ा सा ये चेंज है इससे, ठीक है। यहाँ पर सक्सिनेट जो बन रहा था इससे पहले ATP भी बन रहा था, यहाँ पर इन्होंने वो शो नहीं किया हुआ, ठीक है। सक्सिनाइल को ये बन गया, ATP इन्होंने यहाँ शो किया हुआ है, सक्सिनेट एसिड, ठीक है। ये वाला स्टेप अगर छोड़ दें तो मसला नहीं है, ATP इसी स्टेप में आप कंटिन्यू रखें। सक्सिनेट एसिड बन जाएगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमारेट बन गया, दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, मेरेट बन गया और मेरेट के बाद NADH में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला NADH में कन्वर्ट होने वाला, वो एक्चुअली इसी स्टेप में है। यहाँ पर सिर्फ फ्यूमारेट से मेरेट बनने में वाटर ऐड हुआ और मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनने में NAD से NADH में कन्वर्ट हुआ और ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। तो ये क्रैब साइकिल आपकी है, इसकी नेट यील्ड आपको याद होनी चाहिए। अगला जो है वो है, अच्छा इसका जो एक चीज़ है वो कहाँ पर हो रही है, लोकेशन में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इन फोल्डिंग्स हैं उसके पास, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रिस्पायरेटरी चेन। ये कहाँ होती है, ये इनर मेम्ब्रेन में होती है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया ये वाली जिसके अंदर फोल्ड्स मौजूद थे, ये यहाँ पर होगी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए, कोएंजाइम Q चाहिए, उसके बाद सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स चाहिए, मतलब साइटोक्रोम B, C, A और A3, ठीक है, सब देखते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, साइटोक्रोम के क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंटरमीडिएट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच में आ रहे होंगे, जिसके बाद हीम ग्रुप मौजूद होता है, वही वाला हीम ग्रुप जो कि हीमोग्लोबिन के पास मौजूद होता है। और ये क्या करता है, इसके हीम ग्रुप के जब इलेक्ट्रॉन इससे गुजर रहे होते हैं, इसकी वैलेंसी चेंज हो रही होती है हीम ग्रुप के आयरन एटम की। हीम के अंदर आयरन मौजूद होता है और हीम ग्रुप एज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप एक्ट कर रहा है। प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोवलेंटली बाउंड हो, कोवलेंटली बाउंड, इसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इसमें क्या होता है, जो NADH और FADH2 हमें जो पिछले सारे रिएक्शंस में मिलते आ रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, तो उन सारे NADH2 से हम अब एनर्जी निकालेंगे। NADH का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और FADH2 का एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। तो NADH का देख लेते हैं, वही वाला प्रोसेस FADH2 के लिए हो रहा होगा। NADH जो है अपना हाइड्रोजन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा और NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। जब NAD में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद हाइड्रोजन भी निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। जो इसका इलेक्ट्रॉन निकला वो अब आगे इस रिएक्शन को कंटिन्यू करा रहा है। वो अब इस प्रोसेस में NAD का NAD में टूटना और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देना, ये एक एंजाइम करा रहा है जिसका NADH डिहाइड्रोजनेज नाम है। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस की एनर्जी को। इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो ATP को फॉस्फेट इसके साथ मिलाने में, ADP में कन्वर्ट
ADP को ATP में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कोएंजाइम Q के पास जाएगा। कोएंजाइम Q के बाद ये जो एनर्जी लेवल शो किए मैं, ये जो थोड़ा सा नीचे है, जैसे यहाँ पर एनर्जी लेवल कोएंजाइम Q का साइटोक्रोम B से थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद साइटोक्रोम B का साइटोक्रोम C से थोड़ा ज़्यादा है, मगर साइटोक्रोम C का देखें, A का देखें, A3 का ऑलमोस्ट बराबर थोड़ा थोड़ा कम है। तो एनर्जी लेवल जो है ये उस हिसाब से बनाए गए हैं। तो अगर कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन जा रहा है साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन जा रहा है साइटोक्रोम C के पास, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा वो उस एनर्जी से ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा फर्दर क्या हो रहा है, आगे साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन से मिल जाएगा, और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन मौजूद होंगे। जो हाइड्रोजन NAD और NAD टूटा है, इलेक्ट्रॉन दिए और हाइड्रोजन जो दिए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाने में इसकी मदद करेंगे। यही प्रोसेस FADH2 के साथ होगा। FAD में टूट जाएगा और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन जो है फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मगर ये थोड़ा लोअर लेवल पे है तो ये कंटिन्यू लोअर लेवल से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो हाइड्रोजन होगा वही दोबारा वाटर बनाने में काम आ जाएगा और ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो ऐसे जो है जितने भी ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल में NAD और FADH2 बने हैं वो सारे उनसे हम ATP निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब NAD जो है वो कितने देता है, NADH जो है वो देता है 3 ATP और FADH2 देता है 2 ATP। तो ये ATPs की क्वांटिटी है। अच्छा, और ऑक्सीजन के बारे में क्या है पता होना चाहिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस क्या, कि ऐसे सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी मौजूद हो, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस कहते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद एक प्रोसेस जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है अच्छा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें ATP सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंटिन्यूएशन ही है आगे। इसमें थोड़ा सा एक फर्दर स्टेप होगा, वो हम देख लेते हैं। ये क्या होगा, नॉर्मली वही मेंशन है कि कपल्ड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखते हैं एक्चुअली इसमें क्या होता है। देखें, वही NADH डिहाइड्रोजनेज मौजूद है, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक है। वही सारी चीज़ें मौजूद हैं। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाइड्रोजन H+ आयन जो है वो मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है इनके पास, इनर मेम्ब्रेन पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मूव करता गया, और इलेक्ट्रॉन मूव करते करते जो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए जो H+ आयंस हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इसे कहते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं वो एनर्जी यूज़ करके। जब वो इसके अंदर जाएंगे तो अब क्या होगा कि यही वाले हाइड्रोजन अब ATP सिंथेज जो एंजाइम मौजूद है, इसके डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब भी यहाँ चले गए तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो अभी आएंगे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ATP सिंथेज से। और ATP सिंथेज क्या करेगा, इसके बाद ADP और फॉस्फेट मौजूद होता है, ये दोनों को उस हाइड्रोजन आयन की एनर्जी यूज़ करते हुए दोनों को मिलाएगा और ATP बना देगा। तो फाइनली ATP बनने का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली ऐसे हो रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कंटिन्यूएशन है, और यहाँ से ATP बन जाएगा और दोबारा हाइड्रोजन आयन को पंप किया जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, वही मेंशन है H+ आयन मूव ड्यू टू एनर्जी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, और मूविंग कम्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही मूव करेगा और फाइनली ATP बना के देगा। अच्छा, अगर हम नेट यील्ड देखें तो ग्लाइकोलाइसिस से टोटल तो 4 ATP बन रहे थे, मगर 2 जो है वो प्रिपरेटरी फेज में यूज़ हो रहे थे, तो नेट गेन 2 ATP था और 2 NADH था। एक NADH को कन्वर्ट जब करते हैं तो 3 ATP देता है, और एक FADH2 को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 ATP देता है। तो इस यहाँ पर 2 NADH मिले थे, मतलब 6 ATP। तो अगर टोटल ATP की यहाँ क्वांटिटी देखें तो 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस से मिले। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में जाएं तो एक NADH हो जाए, डबल साइकिल चलता है, तो 2 NADH मिले, और एक NADH 3 देता है तो 2 6 ATP देंगे। तो यहाँ पर नेट कितना हो गया, 6 ATP। अच्छा, क्रैब साइकिल में जाएं तो 3 NADH एक से मिल लेते हैं, और साइकिल डबल चलता है तो 6 NADH, और 6 × 3 करेंगे तो 18 ATP। और ऐसे ही एक FADH2 मिल रहा था और डबल साइकिल चलता है तो 2 FADH2, और टोटल जो है वो 2 × 2 ये 4। तो टोटल ATP की क्वांटिटी जो यहाँ पर हो गई, और 2 ATP डायरेक्टली भी मिल रहे थे, मतलब एक मिल रहा था और साइकिल 2 बार चलेगा तो 2 ATP हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर अगर हम प्लस करें 18 + 4 और +2 को, तो ये बन जाएगा कुछ 24 ATP, ठीक है। तो अब अगर ऐड कर दें 8 + 6 + 24, तो कितना होगा, ये 38 ATPs बन जाएंगे, जो कि नेट यील्ड होता है। और MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास हाउ रिस्पायरेशन कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद हमने फोटो रिस्पायरेशन वगैरह देखना है। अच्छा, हाउ रिस्पायरेशन कंट्रोल में क्या आता है भाई,
सबसे पहले देखें, ये मैं कुछ स्टेप मिस कर रहा हूँ। जो स्टेप हमें रिक्वायर्ड है वो मैंने लिखे हैं। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में। स्टेप मिसिंग है बीच में। तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट बन जाता है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुवेट से एसिटाइल को ए जब जाते हैं हम, ऑक्सीडेशन जब इसके करते हैं तो एंजाइम यूज़ होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। उसके बाद क्रैब साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। अब ये दो एंजाइम जो हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, अगर हमारे पास एटीपी बहुत ज़्यादा बन जाए तो जाहिर है इतनी एटीपी क्यों चाहिए, हम क्या करेंगे, हम यही चाहेंगे कि रिएक्शन रुक जाए। अब जब दोबारा एटीपी चाहिए तब रिएक्शन को स्टार्ट करें। तो बहुत ज़्यादा जब एटीपी हो तो एटीपी नेगेटिव इफेक्ट करती है, मतलब इसको लेस इफेक्टिव करती है इस एंजाइम को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को, ताकि वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करे। जब ये स्टेप रुक जाएगा तो ज़ाहिर है आगे वाले सारे स्टेप रुक जाएंगे और फाइनली जो है वो एटीपी बनना कम हो जाएंगे। एक चीज़ ये, अगर क्या हो जाए, अगर सिट्रिक एसिड जो है, जो हमने अभी क्रैब साइकिल में देखा, वो कम हो जाए बहुत ज़्यादा, तो जो उसके कम होने से फिर क्या होगा कि वो इसका कम होना इसके पॉजिटिव वही फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, इसको एक्टिवेट करेगा ताकि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो और आगे पूरा रिएक्शन चलता रहे। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट कौन डाल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट कौन डाल रहा है और कौन से एंजाइम पर डाल रहा है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद एक एंजाइम और जो कि पायरुवेट को एसिटाइल को ए, मतलब कि जो इसकी ऑक्सीडेशन कराता है, वो एंजाइम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अगर हमारे पास NADH बहुत ज़्यादा हो जाए, पहले तो ATP के हिसाब से देख रहे थे, अगर NADH बहुत ज़्यादा हो जाए, NADH भी ज़ाहिर है 3 ATP देता है तो इनडायरेक्टली ATP ही है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है इसको इनएक्टिवेट करेगा, इस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा और पायरुवेट से एसिटाइल कोई नहीं बनेगा। जब एसिटाइल कोई नहीं बनेगा तो क्रैब साइकिल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी, तो NADH और ATPs वगैरह बनना कम हो जाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं फोटो रिस्पिरेशन को। फोटो रिस्पिरेशन एक्चुअली क्या है, ये भी रिस्पिरेटरी एक्टिविटी है, ठीक है, बट ये सिर्फ डे टाइम में होगी, ठीक है। रिस्पिरेटरी एक्टिविटी है बट सिर्फ क्या होगी, डे टाइम में होगी। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाएगा। तो क्या हो रहा है एक्चुअली डे टाइम में हो रहा है ये वाला प्रोसेस, और ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं, चीज़ें समझ आती जाएंगी। अच्छा, अब ये नॉर्मल रिस्पिरेशन से कैसे अलग है। हम कहते हैं नॉर्मल रिस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, मगर नॉर्मल रिस्पिरेशन पूरे दिन में हो रही होती है, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम भी हो रही होती है, ड्यूरिंग नाइट भी हो रही होती है, मतलब हमेशा चलती रहती है। तो ये अलग कैसे है, ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस जो है वो ATP बनाने में इसमें यूज़ नहीं होता फोटो रिस्पिरेशन के प्रोसेस में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो नॉर्मल रिस्पिरेशन होती है उसमें क्या करते हैं हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, मिलाते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में, हम इस एनर्जी से ATP बनाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन ले रहा है एटमॉस्फेयर से, इससे ATP नहीं बना रहा है। एक चीज़ ये अलग है, और ये क्या है, ये लाइट डिपेंडेंट है। मतलब क्या कि ये सिर्फ दोपहर के टाइम में होगा, ये रात के टाइम में नहीं हो सकता। तो ये नॉर्मल रिस्पिरेशन से दो तरह से मुख्तलिफ है। अब तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसमें ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जा रही है, ये बात ठीक है, और ये डे टाइम में हो रहा है और इसमें ATP नहीं बनाई जा रही है। 3-4 बातें हम देख चुके हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ऐसा प्रोसेस है जिसमें रुबिस्को एक एंजाइम जो कि हम केल्विन साइकिल में पढ़ चुके हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इसके पास दो कैपेसिटी हैं। अगर ऑक्सीजनेज के आप फंक्शन देखें तो क्या होगा कि ऑक्सीजन को ऐड करा सकता है, और कार्बोक्सिलेज का फंक्शन देखें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा रहा है। तो केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था, कार्बन फिक्सेशन हो रही थी तो कार्बोक्सिलेज वाला फंक्शन कर रहा था, मगर फोटो रिस्पिरेशन में इस एंजाइम का ऑक्सीजनेज वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ये क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये एंजाइम कुछ ऐसा होता है, अगर मिसाल के तौर पे एंजाइम है और ये इसकी बाइंडिंग साइट है, तो इसकी बाइंडिंग साइट पे कुछ है कि ये जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जिसकी कंसंट्रेशन ही देखेगा ज़्यादा है उसको बाइंड करा लेगा, तो इसकी बाइंडिंग साइट जो है वो ऐसी बनी हुई है। तो ये क्या करता है भाई, ये फोटो रिस्पिरेशन ऐसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन को बाइंड करा लेता है और रिएक्शन चलता है। ये मेंशन है फिक्सेस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपनी बाइंडिंग साइट पे ऑक्सीजन को फिक्स करा लेगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ओवरऑल लोवरिंग ऑफ कार्बन फिक्सेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं बाइंड होगी तो कार्बन फिक्सेशन कम होगी, केल्विन साइकिल कम चलेगा और रिस्पिरेशन कम होगी और ओवरऑल एनर्जी जो है कम प्रोड्यूस होगी। जो ओवरऑल एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक बातें देखी। अब एक देखते हैं रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को क्या है भाई? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑन अर्थ, हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये काम कैसे करता है? वही कार्बोक्सिलेज की तरह, ऑक्सीजनेज की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी जो बाइंडिंग साइड पे बाइंड कराएगा तो वो केल्विन साइकिल चला देगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर ऑक्सीजन को बाइंड कराएगा तो वो फोटो रिस्पायरेशन करवा देगा, जो हम अभी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, अब फोटो रिस्पायरेशन में होता क्या है? देखें, अब मसला ये है कि प्लांट के अंदर अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी, अब आप कहें क्यों ज़्यादा होगी? अगर मिसाल के तौर पर एक ऐसा प्लांट है बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में है, और इतनी ज़्यादा ड्राई कंडीशन में है कि उसको ख़तरा है कि उसका सारा पानी स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। स्टोमेटा क्या है? जो गार्ड सेल होते हैं जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होता है, तो उसको ख़तरा है कि सारा पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा और प्लांट मर जाएगा। तो अपने क्या करता है? स्टोमेटा को बंद कर लेता है। जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो गैसेज एक्सचेंज भी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगी। ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन की एंट्रेंस और बाहर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रेंस बाहर जाना, सब बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस का भी, तो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता है। जब स्टोमेटा ही बंद हो गया तो क्या होगा कि जब फोटोसिंथेसिस तो चल रहा है ना, तो ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनता है वो बढ़ता जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको बाहर से लेना है तो वो क्या होती जाएगी? वैसे ऐसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कम होती जाएगी। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाएगी और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा बंद है और गैसेज एक्सचेंज बंद हुई हुई है। तो अब जब ऐसा हो गया तो प्लांट क्या करेगा? जो RUBP एंजाइम है इसके साथ ऑक्सीजन मिलाएगा, जो RUBP मॉलिक्यूल है इसके साथ ऑक्सीजन मिलाएगा रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में। RUBP मॉलिक्यूल रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, ये हम पढ़ चुके हैं केल्विन साइकिल में। ठीक है, RUBP। अच्छा, इसके साथ ऑक्सीजन मिली तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलेट। ठीक है, और ये इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं C2 साइकिल। कोई ग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, पहला मॉलिक्यूल बना ग्लाइकोलेट। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जितनी रिक्वायर्ड होती है मैं बता रहा हूँ। अब ग्लाइकोलेट क्या करेगा? ग्लाइकोलेट ये हुआ है, ये वाला प्रोसेस हुआ है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है प्लांट्स में जो होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो ये हुआ भाई क्लोरोप्लास्ट में पहला प्रोसेस क्या कि RUBP ऑक्सीजन के साथ मिल गया। ये केल्विन साइकिल में RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और पूरा केल्विन साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, जिसमें ATP वगैरह सारे जनरेट होते हैं। तो ये मगर अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है इसने ऑक्सीजन को बाइंड करा लिया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या बनाएगा? ये ग्लाइकोलेट एक मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, एक बात होगी। अब ग्लाइकोलेट क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल गया, बाहर निकल के जो पर ऑक्सीजोम एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्लांट्स में मौजूद होता है। तो ये पर ऑक्सीजोम में क्या करेगा? पर ऑक्सीजोम में जाके ये चला जाएगा। पेरोक्सिसोम जो है प्लांट्स एनिमल दोनों में मौजूद होता है। ठीक है, अभी प्लांट पढ़ रहे हैं तो अभी हम वही देखते हैं। अच्छा, तो पेरोक्सिसोम में चला गया, पेरोक्सिसोम में गया तो पेरोक्सिसोम में जो ग्लाइकोलेट था ये एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी फिलहाल नीड नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको रिक्वायर्ड है। तो पेरोक्सिसोम में क्या हुआ? ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ग्लाइसिन क्या करेगा? ये डिफ्यूज़ हो जाएगा, ये पेरोक्सिसोम से निकल के माइटोकॉन्ड्रियम में चला जाएगा, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियम में ग्लाइसिन क्या करेगा? ये सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सीरीन भी एक क्या है? सीरीन भी एक अमाइनो एसिड है। सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखते हैं भाई। RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में ग्लाइकोलेट बना। ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में गया, ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में पेरोक्सिसोम में कन्वर्ट हुआ, फिर वहाँ से माइटोकॉन्ड्रियम में चला गया और ग्लाइसिन जो है सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में माइटोकॉन्ड्रियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास ATP, जैसे कि हम देख रहे हैं केल्विन साइकिल जो लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल जिसको हम कहते हैं, कि उसमें भी ATP और NADPH2 देखें, ATP और NADPH2 जो है वो यूज़ कर रहा था। कहाँ से? वो लाइट डिपेंडेंट एक्शन से जो ATP NADPH2 आ रहे थे वो यूज़ कर रहा था। पिछली वीडियोज़ में सारा देख चुके हैं। तो अब उसमें क्या होगा कि इसको ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी ATP और NADPH2 जो है यूज़ कर रहा है किसका? जो लाइट डिपेंडेंट एक्शन का, जैसे केल्विन साइकिल भी कर रहा था, मगर ये रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं कर रहा। उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी और आगे जो पूरा प्रोसेस एनर्जी निकलने का पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो ये वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, ये क्या कर रहा है भाई? ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं कर रहा, ये सिर्फ ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, और जो ग्लूकोज बनने का और जो पूरा प्रोसेस चलता है केल्विन साइकिल से आगे, तो वो बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल। वो चीज़ें तो वही यूज़ कर रहा है, मैं काम वो नहीं कर रहा है, ऐसे आप समझ लें। अच्छा, अब ये क्या होता है? वो दोबारा मैंने जो चीज़ समझा चुका हूँ, हॉट और ड्राई कंडीशन में प्लांट फोटो रिस्पायरेशन को फेवर करते हैं। उसका रीज़न क्या है? स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर लॉस को बचाया जा सके, और उस क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल फॉल हो जाते हैं और ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे करके फिर रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। अब कुछ और बातें, कुछ फैक्ट्स हैं क्या
कि ये ओवरऑल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कम कर देता है। मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या बनना है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनने हैं, उस प्रोसेस को कम कर देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स ही नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगा तो ग्लूकोज स्टार्च वगैरह कुछ नहीं बन पाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट, मतलब प्लांट जो है इसके बगैर भी ग्रो कर सकते हैं, ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई क्यों एग्जिस्ट करता है जब एसेंशियल ही नहीं है। तो इसका आंसर भाई एक ही सिंपल आंसर है कि एवोल्यूशन में ही हमें मिला, एवोल्यूशन में प्लांट्स को मिला, और कोई आंसर नहीं है। तो क्या क्या इसमें मेंशन है, बाइंडिंग साइड ऑफ रुबिस्को जो है जिसमें जहाँ ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, ये एवोल्यूशन में इवॉल्व हुई है टू बाइंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती तो ये प्रोसेस ही ना एग्जिस्ट करता, तो ऑक्सीजन के लिए भी है तो ये प्रोसेस इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इनको एवोल्यूशन में मिला। बट एक चीज़ जो और सपोर्ट इसको ये करती है कि देखें एवोल्यूशन में जब इनकी प्लांट्स की एवोल्यूशन हो रही थी तब जो अर्थ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, तब ऑक्सीजन का लेवल कम था तो इसलिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड भी आ गई। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता तो शायद एवोल्यूशन में ये वाला हर एवोल्यूशन के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो हल होते जाते हैं, तो शायद ये वाला मसला भी हल हो जाता कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड को ख़त्म कर दिया जाता। मगर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम था तो ये प्रॉब्लम ही सामने नहीं आया। प्रॉब्लम तब सामने आया जब ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अर्थ में बढ़ गया। अच्छा, ये तो हो गया फोटो रिस्पायरेशन के बारे में इतनी चीज़ें। अच्छा, अगर हम अब अगला है कि कुछ प्लांट जो हैं वो इस प्रॉब्लम को, फोटो रिस्पायरेशन का जो यूज़लेस मसला है, जो यूज़लेस प्रोसेस है, उसको उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म करते हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए। मतलब क्या कि ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, कार्बन फिक्सेशन का मतलब यही है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाना, तो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म से गुजर जाते हैं फोटो रिस्पायरेशन को बाईपास करके। इसमें दो तरह के प्लांट्स हैं। C4 फोटोसिंथेसिस होता है, कैम्प प्लांट्स होते हैं। C4 के सबसे पहले देखते हैं। C4 में क्या है, देखें C3 था जिसको हम केल्विन साइकिल कह रहे थे, उसमें क्या था, पहला जो कंपाउंड बनना था वो 3 कार्बन वाला था तो इसलिए C3 कह देते थे। ये C4 है तो पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला होगा, तो बाकी प्रोसेस वही होगा। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग होता है। देखें ये प्लांट है, अगर ये प्लांट की 2 लेयर्स हैं तो यहाँ पर जो कुछ मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, लीफ का मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, मेसोफिल सेल वो सेल हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, और ये एयर स्पेसिस हैं। और यहाँ अगर हम स्टोमेटा बना दें तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो गैस अंदर और बाहर यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर स्पेसिस में है और इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे मेसोफिल सेल्स और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही मेसोफिल सेल से ऑक्सीजन निकलेगा, वो करते करते स्टोमेटा से बाहर चला जाएगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो होता क्या है, C4 प्लांट में एक एडिशनल लेयर होती है जिसको बंडल शीट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर होगी शायद, मगर ये देखें, ये वाली जो शीट है, बंडल शीट जो है, ये वाली, ये एडिशनल लेयर यहाँ पर जो मौजूद है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्लांट के ऊपर एडिशनल लेयर होती है। अगर हम मेसोफिल सेल्स देखें, ये प्लांट के बाहर मेसोफिल सेल मौजूद हैं जो जिन्होंने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है। मगर C4 प्लांट्स में ये जो लेयर मैंने मार्क की है, ये भी जिसके ऊपर पेन घुमा रहा हूँ मैं, ये एडिशनल लेयर होती है। अब इसका फंक्शन क्या है हम देख लेते हैं। देखें, इसका ये फंक्शन है कि बंडल शीट सेल में क्या होता है, RUBP मौजूद होता है। RUBP वही है जिसके साथ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा था। अब क्या करते हैं, एयर स्पेसिस में जो है वो एक कंपाउंड होता है, या एयर स्पेसिस कह लें या मेसोफिल सेल कह लें, मेसोफिल सेल में एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, ये सिर्फ, इसके पास एक कैपेसिटी होती है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेगा। तो अगर मिसाल के तौर पर प्लांट के पास बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बहुत ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जितनी भी ज़्यादा हो जाए तो वो उसके एयर स्पेसिस में उसके जो ऐसे सेल जिन्होंने मेसोफिल सेल जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, उसके पास जो ये RUBP मॉलिक्यूल है ये मौजूद ही नहीं है। ये एक अंदर शीट जो मैंने सेल की दिखाई वो एक अलग कंपार्टमेंट है। जैसे अगर ये मिसाल के तौर पर ये सेल है, मैं ऐसी रफ सी डायग्राम बनाता हूँ, ये अलग कंपार्टमेंट है, इसने RUBP को इस कंपार्टमेंट में रख दिया, बाकी सारे प्रोसेस यहाँ हो रहा है। ये एडिशनल कंपार्टमेंट है जो कि ये C4 प्लांट्स के पास होता है। तो ये क्या करेगा, बाहर जो है एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जितनी भी कम कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे एक मॉलिक्यूल हो, वो उसको कंबाइन कर लेगा। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, ओनली कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेशक बहुत कम है मगर कुछ तो मौजूद होगी, तो उसके साथ कंबाइन कर लेगा। इससे कंबाइन करने के बाद एक मॉलिक्यूल बना लेता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट ये 4 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। इनमिसिबल सेल, ठीक है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होनी है उन सेल में ये वाला कंपाउंड बन जाता है। फिर क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। मेलेट भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर मेलेट जो मैं ये अलग आपको कंपार्टमेंट बताया जो बंडल शीट सेल जिनको कह रहे हैं, फिर ये वहाँ इंटर हो जाता है और मेलेट जो है फिर टूट के कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करती है, जो केल्विन साइकिल में इंटर हो जाती है, उसके साथ कंबाइन होकर डिफरेंट RUBP के साथ कंबाइन होकर रुबिस्को एंजाइम में वो पूरा प्रोसेस चल जाता है जो हम पढ़ चुके हैं। और किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। फिर पायरुवेट क्या होता है, इंटर बैक हो जाता है मेसोफिल सेल्स में, दोबारा ये कंपार्टमेंट में अगर आया, फिर पायरुवेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाएगा, दोबारा मेसोफिल सेल में आ जाएगा, और मेसोफिल सेल से फिर बाहर आके ये ATP इसको अपना एक फॉस्फेट देगा, और फॉस्फेट लेने के बाद दोबारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दोबारा देखते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। प्लांट के पास अगर ये सेल है, ये प्लांट का लीफ का सेल है, इसके बाद अलग से एक कंपार्टमेंट है जो C4 प्लांट्स के पास होता है जिसको बंडल शीट
सेल्स कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाला C4 प्लांट RUBP को छुपा के रखते हैं, ताकि RUBP अगर बाहर होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होगी तो ये इससे कंबाइन कर जाएगा। तो ये अलग कंपार्टमेंट है ताकि ऑक्सीजन के साथ इन कॉन्टैक्ट ही ना आए। तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, मगर इसने बाहर एक जो रखा हुआ है एक कंपाउंड जिसको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कह रहे हैं। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के पास एक कैपेसिटी होती है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करे। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऑक्सैलो एसीटेट क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और मेलेट जो है फिर ये कंपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा जिसको बंडल शीट सेल कह रहे हैं, और कंपार्टमेंट के अंदर जाके टूट जाएगा, अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा जो कि चाहिए, और अंदर क्या हो जाएगा, फिर ये कंपार्टमेंट के अंदर केल्विन साइकिल परफॉर्म हो जाएगा और ये टूटेगा पायरुवेट में दूसरा, और पायरुवेट क्या करेगा, दोबारा वापस आ जाएगा ये कंपार्टमेंट से बाहर और ये फॉस्फेट ले लेगा ATP से और दोबारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साइकिल चलता रहेगा। तो ये तो है C4 फोटोसिंथेसिस। अगर कैम प्लांट्स देखें वो भी सिमिलर मैकेनिज्म करते हैं, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक चीज़ अलग है। कैम प्लांट की एक तो जो फुल फॉर्म है वो क्रोसेलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म में फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ओपन अपना स्टोमेटा जो है वो खोलते हैं रात के टाइम। नॉर्मली क्या होता है, स्टोमेटा दिन के टाइम खुलता है, रात के टाइम पार्शली ओपन पार्शली क्लोज होता है, क्योंकि रिस्पिरेशन तो हो रही होती है, थोड़ी बहुत गैस एक्सचेंज होती है। ये रात के टाइम खोलते हैं, दिन के टाइम बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतने एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं कि दिन के टाइम अगर खोलें तो सारा पानी वाटर लॉस हो जाए और ये मर जाए। तो रात के टाइम क्योंकि सनलाइट नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं होती, तो वो रात के टाइम स्टोमेटा खोलते हैं और रात के टाइम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं इन्वायरमेंट से। रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बना लेंगे। जैसे हमने ये ऊपर पढ़ा था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, ये वाला फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसकी तरह आप वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बना लेंगे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा दें। अगर ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा दिया, इन शॉर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेंगे ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में। अब जब दोपहर होगी, दिन का टाइम आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक एसिड से बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन के साथ कंपटीशन करा देंगे। तो जब ऑर्गेनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जाहिर है तो ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी ज़्यादा, ऑक्सीजन कम होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली केल्विन साइकिल नॉर्मली चलता रहेगा। सिर्फ ये एक एडिशनल चीज़ करें, क्या करें, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने के बाद दिन में बाहर निकाल रहे हैं और C3 साइकिल नॉर्मली चल रहा है। तो ये आपका चैप्टर एंड होता है बायोएनर्जेटिक्स।